आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं BHIC 110 की यूनिट 1 18वीं शताब्दी में राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था और समाज। पिछली वीडियो में हमने किया था मुगल साम्राज्य के पतन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का राजनीतिक व्यवस्थाओं का उदय। इसमें चर्चा करेंगे उत्तराधिकारी राज्य, नवीन राज्य, स्वतंत्र राज्य और क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं की कमजोरियों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं नई वीडियो को। क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं का उदय। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं का उदय होना शुरुआत हो गया था। तीन प्रकार के राज्यों का उदय हुआ। पहले प्रकार के राज्यों में उत्तराधिकारी राज्य कहा जा सकता है। दूसरे राज्य नए राज्य थे जिनका मुगलों के विरुद्ध विद्रोहियों के रूप में उदय हुआ, और तीसरे प्रकार के राज्य स्वतंत्र राज्य थे। सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में। हैदराबाद, बंगाल और अवध ऐसे तीन राज्य थे जहां मुगलों के अधीन प्रांतीय गवर्नर थे तथा जिन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। शाही करों की अधिक मांग के विरुद्ध जमींदारों के विद्रोह ने टूटने की इस प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया था। कुलीनों के विभिन्न गुटों के साथ अपने संपर्कों के कारण प्रांतीय गवर्नर केंद्र को नियंत्रित करने के लिए काफी शक्तिशाली हो गए थे, यानी कि वे मुगल सत्ता को नियंत्रित कर सकते थे। इसीलिए इस समय में राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को पतनशील बताने की अपेक्षा रूपांतरण की विशेषता के रूप में जाना जाना उचित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे पहला राज्य है हैदराबाद। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के साथ हैदराबाद के इतिहास का गौरवशाली प्रथम अध्याय भी समाप्त हो गया। इस राज्य की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क ने उस समय की थी जिस समय दिल्ली दरबार पर शहद बंदियों का नियंत्रण हुआ करता था। वह एक प्रमुख कुलीन था जिसने शहरों को हटाने में मोहम्मद शाह की सहायता की थी, और इसके बदले में उसने दक्कन की सूबेदारी प्राप्त कर ली थी। उसने मुगल सम्राट के प्रति अपनी राज्य भक्ति को भी निरंतर बनाए रखा था। 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु होने के पश्चात हैदराबाद कमजोर होने लगा। मराठा एवं विदेशी शक्तियों के सामने उसकी लाचारी स्पष्ट दिखाई देती है। निजामुल मुल्क के पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष होने लगे। डुप्ले फ्रांसीसी में डुप्ले के द्वारा इनका बखी हुई अवसर का फायदा उठा गया और एक गुट को दूसरे गुट से विरुद्ध लड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया गया तथा अंततः मुजफ्फरजंग का समर्थन किया गया, और उसने इसके बदले फ्रांसीसियों को काफी मोटी रकम एवं क्षेत्र को उपहार में दे दिया था। बंगाल, जो एक महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी राज्य था, व्यवहार में स्वतंत्रता तथा दिल्ली की राजसत्ता के प्रति राजभक्ति बंगाल के नवाबों के शासन की विशेषता थी। 1717 में मुगलों की सत्ता के अधीन मुर्शिद कुली खान बंगाल का गवर्नर बना, परंतु दिल्ली के साथ उसका संपर्क नजराना भेजने तक ही सीमित रहा। सजाउद्दीन 1727 में नवाब बना और अली वर्दी खान के द्वारा 1729 में शासन संभालने तक वह इस पद पर बना रहा। 1739 में अली वर्दी खान के द्वारा बंगाल का शासन संभालने के पश्चात 1756 में अपने दादा अली वर्दी खान की मृत्यु होने के बाद सिराजुद्दौला ने बंगाल का नवाब का कार्यभार संभाला। बंगाल के नवाबों ने सार्वजनिक पदों के लिए नियुक्तियां करने में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। अपने प्रभुत्व वाले इलाकों में विदेशी कंपनियों पर कड़ा प्रतिबंध और नियंत्रण बनाए रखा। फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी कंपनियों को चंद्रनगर और कलकत्ता में किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी गई, और न ही नवाब के द्वारा उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। 1757 में प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने भारत के साथ अंग्रेजों के संबंधों में एक नए युग का सूत्रपात किया। नए उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में अवध को भी जाना जाता है, जिसको सआदत खां बुरहान बुरहानुल मुल्क को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था, परंतु उसने इसके बाद अवध को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया था। जमींदारों ने उत्पन्न एक ऐसी समस्या उत्पन्न की। जमींदारों ने उन्होंने न केवल भू राजस्व देना बंद कर दिया, बल्कि अपनी सेना तथा किलों के द्वारा स्वतंत्र सरदारों की भांति कार्य करना शुरुआत कर दिया था। इसी दौरान जागीरों को स्थानीय उच्च लोगों को प्रदान किया गया। एक क्षेत्रीय से यह प्रभाव पड़ा कि एक क्षेत्रीय शासक वर्ग पैदा हो गया। बाद में एक क्षेत्रीय शासक वर्ग पैदा हो जाने के कारण
का अ, इसका जमींदारों का कठोरता के साथ इनका दमन किया गया, परंतु पेशवा के साथ समझौता करने के अपने प्रयास में बस असफल रहा, क्योंकि इसी के द्वारा मराठों और मुगलों को अब्दाली के अधीन अफगान विदेशी आक्रमणकारियों और आंतरिक विद्रोहियों जैसे कि राजपूतों एवं बंगेश के पठानों के विरुद्ध संयुक्त रूप से सैन्य कार्रवाई करनी थी। परंतु पेशवा ने अदूरदर्शिता का परिचय दिया, क्योंकि दिल्ली में वह सफदरजंग के विरोधियों से जा मिला। उन्होंने उसे अवध और इलाहाबाद का सूबेदार बनाने का वचन दिया, लेकिन करार पूरा हो जाने के बाद सफदरजंग के द्वारा पेशवा को 50 लाख रुपए और पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों का चौथ दिया जाने वाला था। जिसके इसके अलावा पेशवा को आगरा और अजमेर का सूबेदार बनाया जाना था। नवीन राज्यों का उदय। मुगल शक्ति का पतन होने के बाद नवीन राज्यों का उदय हुआ, जिसमें मराठा, सिख, जाट, अफगानों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें मराठा साम्राज्य का एक उदय हुआ। मराठा मुगल साम्राज्य का पतन सदी के पूर्वार्ध में होना शुरू होता और ब्रिटिश सत्ता का तेजी के साथ विकास सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, परंतु सदी के बिल्कुल मध्य में अधिकतर भूभाग मराठों के राजनीतिक शासन के अधीन हो गया था। मराठा राज्य व्यवस्था की मुख्य विशेषता पेशवा या प्रधानमंत्रियों का आधिपत्य होना था, जिसका विकास बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल के दौरान किया गया था। वह शिवाजी के पुत्र शाहू का एक वफादार अधिकारी था। 1707 में शाहू को मुगलों की जेल से छोड़ दिया गया। वह मराठा राज्य का राजा बना। 1702 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव पेशवा बना, जिसकी मृत्यु 1740 में हो गई थी। इस समय तक मराठा शक्ति न रहकर बल्कि एक विस्तारवादी साम्राज्य बन गया था। उन्होंने पेशवा के प्रभुत्व को इसलिए कई राज्यों ने मराठों का अ, आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इन राज्यों ने मराठों का आधिपत्य इसलिए स्वीकार किया क्योंकि जिससे उन्हें सैन्य और वित्तीय लाभ होता था। बाजीराव की सेनाओं ने निजाम की सेनाओं को 2 बार निर्णायक रूप से पराजित किया, परंतु दक्कन प्रांतों पर अधिकार करने के लिए दोनों के बीच संघर्ष जारी था। अंग्रेजों के लिए यह बहुत अधिक लाभकारी साबित हुआ। बालाजी राव, जिसको नाना साहब के नाम से जाना जाता था, 1740 से 1761 तक पेशवा रहा। भारत का कोई भी भाग ऐसा नहीं था जिसको मराठों की विजय के साथ विध्वंस को जिन्होंने मराठों की विजय के विध्वंस को नहीं देखा हो। दक्षिण भारत को अपने अधीन करना उनके लिए सरल रहा। पूर्व में बंगाल के लगातार विजयों से उनको 1751 में उड़ीसा प्राप्त हो गया। मध्य भारत में बाजीराव के मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के जिन राज्यों को विजय किया, उनको शेष मराठा साम्राज्य के साथ भली भांति मिला लिया गया। मराठा मराठों, मुगलों और अफगानों के बीच होने वाले संघर्ष, इस क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।